भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाने में कई क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। जी हां, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। उनका कहना था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। ये वो चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन कभी भी दिखावा नहीं किया था। यह बात आपको हैरान कर देने वाली है कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी अपना फोटो नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को यह डर लगा रहता था कि उनकी फोटो अंग्रेजों के हाथ लग गई तो उनका देश की आजादी का मिशन असफल हो जाएगा। अभी जो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मात्र एक तस्वीर है जो चंद्रशेखर के दोस्त मास्टर रुद्र नारायण ने चुपके से खींची थी, लेकिन एक गद्दार ने देश के लिए मर मिटने वाले इस क्रांतिकारी को मुखबिर बनकर पकड़वा दिया था। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत और आज की इस वीडियो रिपोर्ट में चंद्रशेखर आजाद की रोमांचक एवं विलक्षण कहानी को जानते हैं कि आखिर कैसे वो अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लग पाए थे। आप तो बस अपना दिल थाम के वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तारीख थी 23 जुलाई 1906। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बाबरा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी शुरुआत में ही पढ़ाई में काफी अच्छे हुआ करते थे। काफी हट्टे कट्टे होने की वजह से उन्हें तीरंदाजी का भी शौक था, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी को गांव में रहकर लक्ष्यहीन जीवन जीना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद चंद्रशेखर तिवारी निकल पड़े थे अपने घर से मुंबई की ओर, जहां उन्होंने बंदरगाह पर जहाज की पेंटिंग करने का काम शुरू किया। लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि अगर पेट ही पालना था तो गांव में रहना क्या गलत था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने बनारस जाने का मन बना लिया और वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्हें अंग्रेजों के जुल्मों की खबरें लगातार अंदर से कचोटती रहती थी। उस समय अंग्रेजों का जुल्म उफान पर था और ऊपर से चंद्रशेखर के साथ कॉलेज में भी क्रांतिकारी विचारधारा के काफी विद्यार्थी थे। साल 1919 में जलियांवाला बाग में डायर की बर्बरता ने पूरे देश के लोगों को आक्रोश से भर दिया था। चंद्रशेखर आजाद पढ़ तो संस्कृत पाठशाला में रहे थे, लेकिन उनका मन अंग्रेजों की जुल्मकारी नीतियों से परेशान हो चुका था और साल 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और यह मौका देखकर चंद्रशेखर आजाद ने भी असहयोग आंदोलन में कूदने का मन बना लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद जब कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात की खबर अंग्रेजों को लग जाती है और कुछ ही देर में वहां ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और इन विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लेती है। चंद्रशेखर के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट क्रांतिकारी उम्र में काफी बड़े थे। उन सभी को कठोर कारावास की सजा सुना दी गई, लेकिन जब अंग्रेजों ने आजाद से उसका नाम, पता और पिता का नाम पूछा तब चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है, मेरी माँ का नाम भारत माता है और मेरा पता जेल। उसके बाद इनके नाम के पीछे आजाद जुड़ गया। तब से लोग इन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से पुकारने लगे। लेकिन उस समय चंद्रशेखर मात्र 14 वर्ष के थे, इसलिए उन्हें किसी कठोर कारावास की जगह 15 बेतों की सजा सुना दी गई। इसमें से बेत इतनी जोर से मारे जाते थे, सामने वाले की चमड़ी उतर जाती थी, यहाँ तक कि शरीर का मांस भी फट जाता था। लेकिन चंद्रशेखर के आजादी के सपने के आगे यह सजा कुछ नहीं थी। इन्होंने इन बेतों को सहते हुए हर बेत पर वंदे मातरम का नारा लगाया था। लेकिन इसके बाद कभी भी चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते से आजादी के लिए लड़ रहे थे, मगर चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस बात से कई युवा क्रांतिकारी नाराज हो गए और उन्होंने एक अलग विचारधारा पर चलने का मन बना लिया। उन्हीं युवा क्रांतिकारियों में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह धीमारपुर गांव में अपने इसी छद्म नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। भेष बदलने में माहिर थे। चंद्रशेखर आजाद का दूसरा नाम तिवारी चंद्रशेखर शर्मा भी था। उनका शरीर गठा हुआ था, जिसे भीड़ में भी पहचाना जा सकता था। उनके गोल चेहरे पर चेचक के दाग थे। उनकी बड़ी भावपूर्ण आंखें थी, जिन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये किसी क्रांतिकारी की आंखें हैं। उनकी आंखें किसी कवि और संत की तरह शांत और दिलासा देने वाली थी। बलिष्ठ शरीर वाले चंद्रशेखर आजाद की मांसपेशियां बहुत मजबूत थी। उनके हाथ लोहे जैसे मजबूत थे।
थे। वो दिन में लगभग 500 दंड बैठक लगाते थे। वो नाटे कद के थे, उनका कद 5 फीट 6 इंच, उनकी मूछें दोनों तरफ से ऊपर की तरफ मुड़ी रहती थी। शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेज ऑफ द फेलो रिवॉल्यूशनरीज में लिखते हैं, चंद्रशेखर समय के अनुसार कई तरह के कपड़े पहनते थे। कभी कभी जब वो धोती कमीज और बंडी धारण करते थे तो लोग उन्हें उत्तर भारत का अमीर व्यापारी समझते थे। कभी कभी वो कुली का भेष धारण करते थे, तब वो अपने सिर पर लाल कपड़ा बांधते थे और फटे पुराने कपड़े पहनते थे जिसमें से पसीने की बू आती थी। उनकी दाहिनी बाह में पीतल का बिल्ला इतना वास्तविक लगता था, कई बार लोग उनसे अपना सामान उठवाने के लिए कहते थे। कभी कभी वो कलफ लगी हुई कमीज, शॉर्ट्स, पैंट, हैट और बूट पहनते थे। उस समय कई पुलिस वाले उन्हें पुलिस अफसर समझकर सैल्यूट भी करते थे। जब वो केसरिया वस्त्र पहनकर अपने माथे पर बबूत लगाते थे तो लोग उन्हें सन्यासी समझकर उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। अपने जीवन के आखिरी समय में आजाद अक्सर धोती और कुर्ता ही पहना करते थे, लेकिन कुर्ते के ऊपर वो जैकेट जरूर पहनते थे ताकि वो उसके अंदर आसानी से अपनी पिस्तौल छिपा सके। मशहूर क्रांतिकारी दुर्गा देवी लिखती है, आजाद कभी भी बिस्तर पर नहीं सोते थे। वो आमतौर पर जमीन पर पुराने अखबार बिछाकर उसी पर सो जाया करते थे। वो बहुत कम खाना खाते थे। उनकी रोज की खुराक थी सिर्फ 2 फुलके और गुड़ के 2 टुकड़े। अगर वो भी उन्हें नसीब नहीं होते थे तो 1 आने का भुना हुआ चना खरीद कर खा लेते थे। लेकिन जब उन्हें आराम से खाने का मौका मिलता था तो वो अच्छे से भोजन का आनंद भी लेते थे। उनको खिचड़ी बहुत पसंद थी। आजाद का निर्देश था कि सभी क्रांतिकारी अपना खाना खुद बनाएं। इसके लिए उन्हें 4 आने का दैनिक भत्ता मिलता था। आजाद पेड़ों पर चढ़ने में निपुण थे। उनको अपने शरीर पर तेल की मालिश करवाना बहुत पसंद था। वो खुद भी बहुत अच्छी मालिश करते थे। नहाने से पहले वो अपने सिर की खुद मालिश किया करते थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन में शामिल हो गए, जो क्रांतिकारियों का ही एक संगठन था जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। बिस्मिल ने कांग्रेस से अलग होकर यह क्रांतिकारी संगठन बनाया था। आंदोलन खत्म होने के बाद चंद्रशेखर आजाद का रुख भी और आक्रामक हो गया। उन्हीं की उम्र के मनमथनाथ गुप्त ने आजाद की मुलाकात बिस्मिल से कराई। भारत को आजादी दिलाने के लिए बिस्मिल और आजाद के रास्ते एक थे, दोनों मिल गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए फंड्स कैसे जुटाए जाएं, तो तय हुआ कि डकैतियां डाली जाएंगी, मगर सब इस पर भी राजी हुए कि हर डकैती का पूरा हिसाब रखा जाएगा और स्वतंत्रता मिलने पर जिससे जो लूटा गया है वह उसे लौटा दिया जाएगा। क्रांतिकारियों ने इस नियम का सख्ती से पालन किया। मनमथनाथ गुप्त ने ही बाद में चंद्रशेखर आजाद की जीवनी लिखी। उन्होंने लिखा है कि कई क्रांतिकारियों ने अपने घर से गहने चुराए। सीडिशन कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां डकैती डाली जाती थी वहां एक रसीद छोड़ दी जाती थी। इतनी रकम कर्ज के रूप में लूटी गई है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए ली जा रही है और बाद में इसे चुका दी जाएगी। आजाद कई डकैतियों का हिस्सा बने। मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप एवं फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मनमथनाथ गुप्त ने कई पुस्तकों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की डकैतियों का ब्यौरा दिया है। पार्टी की तरफ से पहली डकैती प्रतापगढ़ के नजदीक एक गांव के मुखिया के यहाँ डाली गई। बिस्मिल, आजाद और बाकी साथी गांव की तरफ निकले। मुखिया के घर के बाहर पहुंचकर बिस्मिल ने साफ निर्देश दिया कि मकसद केवल पैसा लूटना है, किसी की हत्या करना नहीं। उन्होंने कहा कि सबको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी महिला के साथ बदसलूकी न होने पाए। बाकी लोग मुखिया के घर में घुसे और बिस्मिल पिस्टल लेकर बाहर पहरेदारी करने लगे। क्रांतिकारी अंदर घुसे तो चीख पुकार मच गई। महिलाओं से अभद्रता न करने के साफ निर्देश दिए थे। इसका फायदा उठाकर एक महिला ने चंद्रशेखर आजाद के हाथों से पिस्टल छीन ली। अब न तो उस पर हाथ उठाया जा सकता था, न ही छीना झपटी की जा सकती थी। हंगामा सुनकर गांव वाले भी घर के बाहर इकट्ठा होने लगे, मगर बिस्मिल ने उन्हें रोके रखा। हालात बेकाबू होते जा रहे थे मगर किसी की हत्या नहीं करनी थी, तो बिस्मिल ने अपने साथियों से कहा कि यहाँ से निकल चलते हैं। किसी के हाथ कुछ नहीं लगा और उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। ऊपर से एक पिस्टल और चली गई, यानी कि इस संगठन की पहली डकैती ही फेल साबित हुई। अगली डकैती एक जमींदार के घर डाली गई। क्रांतिकारियों ने घर में घुसकर लूटपाट शुरू की। इस बीच दल के एक साथी की नजर वहां मौजूद एक नौजवान लड़की पर पड़ी। वासना में अंधे होकर उसने उस
युवती को अभद्रता शुरू कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने यह देखा तो उसे चेतावनी दी कि ऐसा न करे, लेकिन उसने आजाद की बात नहीं मानी। चंद्रशेखर आजाद अपने सिद्धांतों के पक्के थे। उनके सामने किसी महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। गुस्सों में उनका चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने अपने उस साथी पर गोली चला दी। फिर उन्होंने उस युवती से इस अभद्रता के लिए माफी मांगी। उस जगह से कुछ लिए बिना ही लौट गए, यानी दूसरी डकैती भी फेल हो गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। चंद्रशेखर आजाद ने संगठन के अपने साथियों संग मिलकर बाद में कई डकैतियां डाली। उनके क्रांतिकारी जीवन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा काकोरी कांड तक है, जहां तक उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल, बिस्मिल जैसों के साथ मिलकर काम किया। काकोरी की घटना के लिए बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। आजादी संगठन के इकलौते ऐसे बड़े नेता थे जो गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे थे। इसके बाद आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में सुनहरे पन्ने जोड़े थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। अब बात करते हैं क्रांतिकारियों द्वारा की गई सबसे बड़ी डकैती की। साल 1925, तारीख थी 9 अगस्त। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन में मौजूद खजाने को लूटने का प्लान बनाया। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में चंद्रशेखर के 4 साथी क्रांतिकारी सवार थे। उन्हें यह काम दिया गया था कि उन्हें निश्चित स्थान पर जंजीर को खींचकर ट्रेन को रुकवा देना है, और बाकी के लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ लोगों को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय ट्रेन की जंजीर खींची गई तब लगभग अंधेरा हो गया था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी वजन में भारी और मजबूत होने की वजह से उसे हथौड़ी के जरिए तोड़ा गया। तिजोरी भी अशफाकुल्ला खां के हथौड़े की मार के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई थी। इस तरह इन क्रांतिकारियों ने मिलकर अंग्रेजों के उस खजानों से भरी ट्रेन को लूट लिया था। क्रांतिकारी ट्रेन डकैती में आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकलने में कामयाब हो गए। इतनी बड़ी ट्रेन डकैती से ब्रिटिश सरकार बौखला गई थी। इसके बाद चारों तरफ क्रांतिकारियों को ढूंढने की धरपकड़ तेज कर दी। आजाद प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना बखूबी सीख लिया था और इसका उपयोग उन्होंने कई बार किया। एक बार वे दल के लिए धन जुटाने हेतु गाजीपुर में एक मरणासन साधु के पास चेला बनकर भी रहे, ताकि उसके मरने के बाद मठ की संपत्ति उनके नाम हो जाए। परंतु वहां जाकर जब उन्हें पता चला कि साधु उनके पहुंचने के पश्चात मरणासन नहीं रहा, अपितु और भी अधिक हट्टा कट्टा हो गया है, तो वे वापस आ गए। सभी क्रांतिकारी उन दिनों रूस के क्रांतिकारी कहानियों से अत्यधिक प्रभावित थे। आजाद भी थे, लेकिन वे खुद पढ़ने के बजाय दूसरों से सुनने में ज्यादा आनंद महसूस करते थे। एक बार दल के गठन के लिए बंबई गए तो वहां उन्होंने कई फिल्में भी देखी। उस समय मूक फिल्मों का ही प्रचलन था, अतः वे फिल्मों के प्रति विशेष आकर्षित नहीं हुए। लोग उन्हें पंडित जी कहकर संबोधित किया करते थे। बाबू कृष्णमूर्ति लिखते हैं, जिस दिन भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकना था, आजाद, भगवती चरण, सुखदेव और वैशंपायन भी असेंबली के अंदर पहुंच गए। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, आजाद खड़े हो गए। भगत सिंह और दत्त ने उनकी तरफ देखा। आजाद ने हाथ के इशारे से उनसे विदा ली और संकेत दिया कि वो अपना काम जारी रखें। जैसे ही जॉर्ज शूस्टर ने खड़े होकर बिल के बारे में बोलना शुरू किया, भगत सिंह ने बम फेंका। बम की जोरदार आवाज और गहरे धुएं के बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, HSRA जिंदाबाद। उन्होंने पर्चे फेंकने शुरू कर दिए। पूरी असेंबली में भगदड़ मच गई। सिर्फ 3 लोग अपनी जगह पर शांत बैठे थे, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। चंद्रशेखर उसी दिन दिल्ली से झांसी के लिए रवाना हो गए। आजाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू से आजाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी। उसका जिक्र नेहरू ने अपनी आत्मकथा में फांसीवादी मनोवृत्ति के रूप में किया है। इसकी कठोर आलोचना मनमथनाथ गुप्त ने अपने लेखन में भी किया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना
है कि नेहरू ने आजाद को दल के सदस्यों को समाजवाद के प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपये दिए थे, जिनमें से 448 रुपये आजाद की शहादत के वक्त उनके वस्त्रों में मिले थे। संभवतः सुरेंद्रनाथ पांडे तथा यशपाल का रूस जाना तय हुआ था, पर 1928 से 31 के बीच शहादत का ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया, जबकि यह बात सच नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए तो आजाद पर दल की पूरी जिम्मेदारी आ गई। सैंडर्स वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया था। बाद में उन्हें छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश भी की थी। आजाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नजदीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका, तो इससे आजाद क्षुब्ध थे, क्योंकि इसमें वायसराय तो बच गया था पर कुछ कर्मचारी मारे गए थे। आजाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा था। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी खटाई में पड़ गई थी। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, जहां से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया। आजाद ने अपने बलबूते पर झांसी और कानपुर में अपने अड्डे बना लिए थे। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण सदाशिव मलकापुर और भगवान दास माहौर तथा विश्वनाथ वेशम पाए थे, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय थे। शालिग्राम शुक्ल को 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आजाद से एक पार्क में मिलने जाते वक्त गोली मार दी थी। सरकारी गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों पर निगरानी रखने लगे जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। करीब 47 दिन बाद उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर छापे मारकर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 4 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 4 को काला पानी में उम्र कैद की सजा सुना दी गई, बाकी 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुना दी गई थी। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जीवित नहीं पकड़ पाई। साल 1928 में भगत सिंह को गिरफ्तार होने से आजाद ने बचा लिया था। दरअसल 1928 में जब भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स की हत्या की थी, इसके बाद मौके पर कई पुलिस वाले आ गए थे। उनसे बचने के लिए जब भगत सिंह और राजगुरु DAV कॉलेज के हॉस्टल की ओर आगे भाग रहे थे, तो इसके पीछे एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उन्हें पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भाग रहा था। हॉस्टल से सारा नजारा देख रहे चंद्रशेखर आजाद को ये अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु की पिस्तौल में अब गोली नहीं बची है, इसके पीछे फासला भी कम है। हवलदार चानन सिंह भागता हुआ उनके नजदीक पहुंचता, उससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने उनकी जांघ पर गोली चला दी और वो वहीं पर गिर पड़ा और बाद में ज्यादा खून निकल जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। अंग्रेज पुलिस वालों की नाक के नीचे इस तरह हवलदार और पुलिस अधिकारी को मारने की घटना ब्रिटिश सरकार को हजम नहीं हो रही थी। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई, लेकिन ये क्रांतिकारी यहाँ से भी फरार होने में कामयाब रहे। चारों तरफ अंग्रेजों के बीच इन क्रांतिकारियों को पकड़ने को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। इसके बाद असेंबली में बम कांड के बाद भगत सिंह अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। इस बात से चंद्रशेखर आजाद काफी दुखी हुए थे। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कई प्रयास किए। उन्होंने इसके लिए नेहरू जी से भी मुलाकात की। फिर 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद नेहरू जी से मिलने आनंद भवन पहुंचे थे। चंद्रशेखर आजाद ने नेहरू जी से पूछा कि आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों पर ये मुकदमे चलते रहेंगे या इन्हें माफ कर दिया जाएगा। इसके जवाब में नेहरू जी ने कहा, नहीं, ये बाद में भी चलते ही रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ बातचीत होती है। इस मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद अल्बर्ट पार्क में चले जाते हैं। यहाँ पर आकर वे अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव राज से मुलाकात करते हैं, लेकिन तब तक चंद्रशेखर आजाद की पहले से ही मुखबिरी हो चुकी थी। आजाद की आदत थी कि जब भी उनका कोई साथी पकड़ा जाता या उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता था, तो वे अपने रहने की जगह तुरंत बदल देते थे। जरूरत पड़ने पर अपना शहर भी बदल देते थे। शायद इसी वजह से कई लोगों द्वारा मुखबिरी होने के बावजूद भी उन्हें कई सालों तक अंग्रेजी सरकार ढूंढ नहीं पाई थी। जैसे ही वो उस दिन पार्क में बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर पुलिस वालों की एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी को देखकर चंद्रशेखर आजाद को गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया था। इसके बाद एक गोरा अफसर गाड़ी से उतरकर पिस्तौल दिखाकर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो।
उस समय आजाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर ही था। उस अंग्रेज के इस सवाल का जवाब चंद्रशेखर आजाद ने गोली चलाकर दे दिया, लेकिन उससे पहले ही उस अंग्रेज अफसर ने एक गोली चंद्रशेखर आजाद पर चला दी। उसकी गोली आजाद की जांघ में लगी, वहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से गोली अफसर के कंधे में लगी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इसके बाद कई पुलिस वाले उस पार्क के चारों तरफ से घेर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद इसके बाद एक जामुन के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ से आजाद अपने साथी को तो सुरक्षित भगाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर आजाद खुद घायल अवस्था में पुलिस वालों का सामना करते रहते हैं। लगभग 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहती है और चंद्रशेखर आजाद को अंदाजा हो गया कि पुलिस ने चारों तरफ से अब घेर लिया है। फिर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बुलंद आवाज में वंदे मातरम कहकर अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर मार ली और भारत माता की गोद में सदा सदा के लिए सो गए। ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, उसके बाद से हर दिन लोगों की भीड़ लगने लगी थी। लोग वहां पर फूल मालाएं चढ़ाने और दीपक जलाने लगे थे। अंग्रेजी सरकार ने बाद में रातों रात उस पेड़ को जड़ से काट कर उसका नामो निशान मिटा दिया और जमीन को बराबर कर दी। इसके कुछ समय बाद ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई। आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं व अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में प्रयागराज के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू को साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि प्रयागराज की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सबूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा हो। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को शचीन्द्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस की बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने अपने घर में रख कर उन्हें सम्मानित किया था, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। इससे कुछ ही दिन पूर्व 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद आजाद भेष बदलकर उनकी शव यात्रा में शामिल भी हुए थे। इस तरह युवा क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए हंसते हंसते प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, जिसकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। इन्हीं के बलिदान की वजह से हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो पाया था। मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाएं। यही आपकी राष्ट्र सेवा मानी जाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह देशभक्त की कहानी, ऐसे वीर देशभक्त की कहानी आपको कैसे लगी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का यह दमदार वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हर हर महादेव।